हे गाइज, मैं आप सभी का भाई गोलू इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर अवश्य करें। आज हम पढ़ने वाले हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। यदि आप क्लास 9th में है या किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जानते हैं कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, तो थोड़ी हमारी बातों को सुन ले, फिर जो लिखा गया उसको समझेंगे। ये क्या कहता है, तो इसका जो प्रस्तुत है, मतलब जे थॉमसन ने यह मॉडल कब दिए थे, तो 1898 में जे थॉमसन के द्वारा इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया था। अगर हम बात कर ले कि जे थॉमसन ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि परमाणु जो है एक समान धन आवेशित गोला है। परमाणु क्या है? एक समान धन आवेशित गोला है जिसमें धन आवेश समान रूप से फैला होता है। ठीक है मेरे भाई। और फिर उन्होंने कहा क्या कि ये जो धन आवेश है तरबूज के खाने वाले भाग के समान है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि धन आवेश जो है क्या है? धन आवेश जो है वह तरबूज के खाने वाले भाग के समान, यानी जो लाल वाला भाग होता है उसको धन आवेश मान लिया, और जो उसमें उपस्थित बिया है उसको इलेक्ट्रॉन मान लिया उन्होंने। इस प्रकार से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिया। इसी कारण से इस मॉडल को हम तरबूज मॉडल कहते हैं, या रेजिंग पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से इन्होंने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। यानी क्या कहना था उनको, ध्यान से सुने। इन्होंने यह मॉडल 1898 में प्रस्तुत कर दिए। फिर इसके अनुसार परमाणु एक समान धन आवेशित गोला है। मतलब एक समान धन आवेशित गोला कहने का क्या मतलब है कि इसमें धन आवेश समान रूप से फैला होगा। हालांकि इसमें माइनस भी होगा, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो उन्होंने कह दिया कि इसके अनुसार परमाणु एक समान धन आवेशित गोला है जिसमें आवेश समान रूप से फैला होता है। तो हम मान लीजिए कि इसमें समान रूप से जो है इलेक्ट्रॉन को धन आवेश को फैला दिए समान रूप से। किस रूप में फैला दिए मेरे भाई? तो समान रूप से फैला दिए, तो यह धन आवेश समान रूप से फैल गया। फिर कहा परमाणु का धन आवेश तरबूज के खाने वाला लाल भाग को माना गया। मतलब आप लोग तरबूज देखते होइएगा, उस तरबूज में जो लाल भाग है उसको हम क्या कहते हैं? धन आवेश। फिर कहा एवं इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित बीज को माना गया है। इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो माइनस में ना हो जाएगा, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें तो एक साथ, तो अगर हम बात कर ले तो धन आवेश समान रूप से वितरित होगा ही, और साथ में इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। जो माइनस है उसको हम इलेक्ट्रॉन से दर्शाने की, जो माइनस है उसको हम इलेक्ट्रॉन माने हैं। यानी इसमें क्या कहा है, जो उपस्थित बीज है उसको इलेक्ट्रॉन मान लिया गया। मतलब तरबूज में जो बिया है उसको हम क्या मान लेंगे? इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। ध्यान रहे। और जो लाल भाग है उसको धन आवेशित, मतलब धन आवेश मान लेंगे। इसलिए मतलब उसको लाल भाग को कहा गया क्या? धन आवेश। अगर हम बात कर ले, इसलिए इसी कारण से मतलब कौन सी कारण से? लाल भाग उपस्थित है, धन आवेश, इस कारण से। और जो बीज है उसको इलेक्ट्रॉन माना गया, इस कारण से इसे तरबूज मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। याद रखे इसको। ये VVI है, ये पूछा जाएगा कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो तरबूज मॉडल या रेजिंग पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल का। अगर हम बात कर ले, इसके अनुसार परमाणु का जो द्रव्यमान है, वजन है, परमाणु का जो द्रव्यमान है, वजन है, वह परमाणु पर समान रूप से, किस पर? परमाणु पर समान रूप से बांटा हुआ माना गया है। मतलब यह है कि मान लीजिए यह एक परमाणु है। क्या है मेरे भाई? यह एक परमाणु है। इसका जो द्रव्यमान होगा इस पूरे पर समान रूप से बांटा हुआ माना गया है। ऐसा नहीं कि एक जगह परमाणु द्रव्यमान अधिक होगा और एक जगह कम होगा, ऐसा नहीं। पूरा ही समान रूप से माना गया है परमाणु द्रव्यमान, यही लिखाया गया। और
मान लीजिए कि कुछ ना कुछ कमियां तो सब में होती है मेरे भाई, तो इसमें भी कुछ कमियां रह गई, कुछ दोष रह गई, कुछ दोष रह गई, कमियां रह गई या सीमाएं रह गई, बात बराबर होता है इतना कहे तो। यानी सीमाएं इसकी क्या है, तो इस मॉडल के द्वारा परमाणु की अस्थायित्व की पता नहीं लगाया जा सकता है। यानी इसके द्वारा परमाणु अस्थायी है कि परमाणु अस्थायी है, इसकी कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता है इस मॉडल के द्वारा। फिर कहा गया कि इस मॉडल में नाभिक का उल्लेख नहीं किया गया है, सीधे कह दिया गया कि ये धन आवेशित गोला है, लेकिन ये नहीं उल्लेख किया गया कि इसमें नाभिक भी होता है। फिर कहा गया कि इस मॉडल से यह नहीं पता लगा जा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु की, जब परमाणु बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में यानी कक्षा में नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो इसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ा हुआ होता है परमाणु में। फिर कहा कि इसमें नाभिक का उल्लेख नहीं किया गया, बात सही है, इसमें नाभिक का उल्लेख नहीं किया गया। इस मॉडल के द्वारा परमाणु का अस्थायित्व मतलब अस्थायी है कि अस्थायी, इसको हम व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसे मैं बता दूं मेरे भाई कि परमाणु अस्थायी है, जिसके कारण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है। सो इसको याद रखें कि परमाणु अस्थायी होता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें इसके मतलब इसमें नहीं बताया है कि अस्थायी है कि अस्थायी, इसलिए अस्थायित्व की व्याख्या इसमें नहीं मिलती है। इसमें नाभिक को उल्लेख नहीं किया गया। इसके अनुसार रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग, मतलब रदरफोर्ड ने क्या किया था, सोने के चादर पर अल्फा किरण गुजारा तो बहुत सारे उसमें घटनाएं देखने को मिली। तो इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अल्फा किरण का प्रयोग जो है, इसको हम व्याख्या इस नियम के अनुसार नहीं कर सकते हैं। कौन सा नियम के अनुसार? जे थॉमसन के मॉडल के अनुसार हम यह व्याख्या नहीं कर सकते हैं। क्या व्याख्या नहीं कर सकते हैं? रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या निष्कर्ष निकला, इसका कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता है। साथ में हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया जा सकता है। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम कहने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम कहने का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन की रेखा, हाइड्रोजन से भी बहुत सारे किरण निकलती है, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम में बहुत सारे किरण निकलते हैं, उसको पट्टी प्राप्त हो गया, उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। इसलिए कहा गया, क्या कहा गया कि इसके अनुसार रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग तथा हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की व्याख्या, साथ में रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का व्याख्या नहीं किया जा सकता है, इसे याद रखें। और हमने बता ही दिया कि इसके अनुसार अस्थायी की अस्थायी यह नहीं बताया गया, अस्थायी की व्याख्या नहीं किया गया, इसमें नाभिक का उल्लेख नहीं किया गया। इस मॉडल से यह नहीं पता लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े होते हैं। एक और इसमें पूछा जा सकता है मेरे भाई, आप लोग आई होप इसे समझ गए होंगे, हम इसको आप नोट डाउन करके अवश्य लिख ले कि ये जो जे थॉमसन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन इन्हीं को मतलब किसको, जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के खोज कैसे कर दिए, इन्होंने जो तरबूजा के जो मतलब तरबूज है उसमें जो उपस्थित बीज है उसी को इलेक्ट्रॉन मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज यह कर दिया। और इलेक्ट्रॉन के खोज के कारण ही इनको 1906 में पॉइंट में लिखे या नोट करके कि नोट इलेक्ट्रॉन के खोज के कारण ही जे थॉमसन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आप कहिएगा कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया केमिस्ट्री में और भौतिक शास्त्र में कैसे मिल गए? तो मिला क्योंकि इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया, तरबूज की जो बीज था जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया, तो उन्होंने किस पर आधारित खोज किया? तो उन्होंने खोज किया विद्युत धारा और कैथोड किरणों से, जो कि कैथोड किरण ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, उन सभी को पढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इस कारण से उनको भौतिक शास्त्र में 1906 में
1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसको अवश्य ध्यान में रखे आप लोग। सो आई होप आप लोगों का वीडियो जो है पसंद आया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।